हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं पब्लिक सेक्टर के डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। पहले हमने पढ़ा था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा था पब्लिक कॉरपोरेशंस के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। गवर्नमेंट कंपनी एक तरह से कंपनी होती है जिसमें कि मिनिमम शेयर गवर्नमेंट का होता है 51% और मैक्सिमम होता है 100%। मतलब कि ये कम्प्लीटली और पार्शली गवर्नमेंट के अंडर होती है, लेकिन कम से कम गवर्नमेंट का शेयर जो इन कंपनीज़ में होता है वो कम से कम 50% पेड अप कैपिटल का होना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का 50% से कम शेयर हो जाता है तो वो प्राइवेट सेक्टर कहलाया जाएगा, पब्लिक सेक्टर नहीं रहेगा। तो पब्लिक सेक्टर कहलाने के लिए, जैसे मैंने को पब्लिक सेक्टर का ही एक फीचर बताया था, वो ही गवर्नमेंट कंपनी में बनता है। कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग इस कंपनी को बनाया जाता है, जिसमें लिखा भी कि दे आर रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। तो इस कंपनीज एक्ट के अंडर ये बनाई जाती है इस कंपनी को। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है जॉइंटली और इंडिविजुअली। इसमें कम से कम गवर्नमेंट का शेयर होता है 51%, मैक्सिमम होता है 100%। ये पब्लिक से भी पैसा जनरेट कर सकती है और गवर्नमेंट तो इसमें पैसा लगाती ही लगाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में, पब्लिक कॉरपोरेशन में सिर्फ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में था कि गवर्नमेंट से ही बजट बनता है और गवर्नमेंट ही अपना सारा पैसा इसमें लगाती है, उसमें पब्लिक पैसा नहीं लगा सकती थी। पब्लिक कॉरपोरेशन में चॉइस होती है कि आप पब्लिक से भी पैसा जनरेट कर सकते हो, लेकिन इसमें एक फुल फ्रीडम होती है कि आप पब्लिक से भी पैसा जनरेट कर सकते हो, तो गवर्नमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन इसमें नहीं होता है। इफ़ द लोकल गवर्नमेंट्स और द कॉरपोरेशंस एक्वायर 51% और मोर ऑफ द कैपिटल, द एंटरप्राइजेज कंसर्न कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए गवर्नमेंट कंपनी। मतलब कि क्या मतलब हुआ इसका, अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स या लोकल गवर्नमेंट जो हैं, अगर इसकी कैपिटल का 51% से या उससे ज़्यादा शेयर अपने पास रखती हैं, तो इस एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाया जाएगा। गवर्नमेंट कंपनी जो होती है दो तरह की होती है। पहली तो है होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी, जिसमें कि पूरी की पूरी कैपिटल जो है, पूरा का पूरा जो पैसा है वो सारा का सारा 100% जो है गवर्नमेंट का है। नेक्स्ट है मिक्स्ड ओनरशिप गवर्नमेंट कंपनीज। इसमें क्या होता है कि पब्लिक का भी पैसा लगा हुआ है, प्राइवेट का भी पैसा लगा हुआ है, मतलब जॉइंट ओनर्स है दोनों। मतलब लेकिन शर्त ये है गवर्नमेंट का मेजर पार्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट का कम से कम शेयर 51% तक का होना चाहिए। 51 से कम नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट कंपनी कहलाने के लिए। अब इससे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कोल इंडिया लिमिटेड है, मैसूर पेपर मिल्स है। इसमें से आप कम से कम 3-4 नाम याद कर लेना, ईजी रहेगा, अगर मार्क्स के लिए अच्छा रहेगा पेपर में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, आपको 3-4 नाम याद कर लेना। मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि होता क्या है। गवर्नमेंट की अंडर कंपनी होती है, पब्लिक से पैसा जनरेट कर सकती है, और इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग इनकी मैनेजमेंट की जाती है, ओनरशिप की जाती है। अब हम पढ़ेंगे इसे फीचर्स। फीचर्स क्या होते हैं। पहला फीचर है फॉर्मेशन, मतलब कि कंपनी बनती कैसे है। जैसे मैंने को बताया है कि प्राइवेट सेक्टर के अकॉर्डिंग ही ये कंपनी बनती है, कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग, उनके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि कोई उसे रिलैक्सेशन दी जाए किसी प्रोविज़न के अकॉर्डिंग, तो वो जो रिलैक्सेशन है वो पहले पार्लियामेंट में बिल पास करना पड़ेगा, और अगर वो बिल अप्रूव हो जाता है तो उस कंपनी को वो रिलैक्सेशन मिल सकती है जो गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ओनरशिप का। जिससे मैंने को बताया कि यह तो होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी होती है, तो उस केस में 100% कैपिटल गवर्नमेंट का होता है। लेकिन कभी कभी होता है कि जॉइंटली ओन्ड कंपनीज होती हैं, जॉइंटली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, तो उस केस में मिनिमम कैपिटल जो है 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इन द नेम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स, और पार्शली इन द नेम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्शली इन द नेम ऑफ वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। मतलब कि गवर्नमेंट का जो शेयर है कम से कम 51% का होना चाहिए, उनकी ओनरशिप जो है हाफ से ज़्यादा होनी चाहिए। एक तरह से अगर हम ये कहा जाए तो ऐसे भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट का। दे आर मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मोस्ट ऑफ डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ओइंग टू द फैक्ट दैट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास मैक्सिमम शेयर है उस गवर्नमेंट कंपनी में, तो उनके पास एक ओनरशिप है, तो उसके पास राइट है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुनने का, कि वो किसी को भी चुन सकती है। लेकिन प्राइवेट पर्सनस कैन आल्सो बी द डायरेक्टर्स, मतलब कि जैसे कि हम जैसे लोग हैं तो वो भी उस कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हम एक तरह से अंडर रहेंगे गवर्नमेंट के। फिर है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग जैसे मैंने को बताया कि जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, पैसा जहाँ से जनरेट किया जाता है, पैसा गवर्नमेंट भी लगाती है और पब्लिक से भी जनरेट किया जा सकता है। मतलब कि शेयर्स इशू करके या कोई लोन उनसे रेज करके, दोनों तरीक़ों से पब्लिक से भी पैसा जनरेट किया जा सकता है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है अपॉइंटमेंट्स का। जो कंपनी में काम करेंगे लोग मैनेजर लेवल पे, CEO लेवल पे या लेबर लेवल पे, वो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की तरह ही एम्प्लॉयज़ जो होंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं कहलाए जाएंगे। इनकी गवर्नमेंट कंपनीज़ के वो एम्प्लॉयज़ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं कहलाए जाएंगे वो। तो ये बात का आप ध्यान रखना कि थोड़ा सा अगर कभी केस स्टडीज़ आ जाए तो ध्यान रखना कि गवर्नमेंट कंपनी का एम्प्लॉय जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहलाया जाएगा। अपॉइंटमेंट इन दिस कंपनीज आर मेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन सर्विस कंडीशंस। उनको जॉब दी जा रही है, उनका कोई प्रोफेशन नहीं है, ना ही उनका कोई बिजनेस है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका सेपरेट लीगल एंटिटी। पब्लिक कॉरपोरेशन की तरह ही ये चीज़, वैसे ये फीचर आपको ध्यान होगा कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में नहीं था। पब्लिक कॉरपोरेशन के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट कंपनीज़ में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, क्योंकि ये एक तरह से कंपनी है। 1956 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग एक कंपनी है, और कंपनी का आपको पता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टीज़ भी परचेज कर सकती है, और केस भी कर सकती है, और इनके अगेंस्ट भी केस किया जा सकता है। लास्ट फीचर है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, मतलब इनके पास डिसीजन लेने की फुल पावर होती है। इनके में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होती है। जैसे मैंने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में भी हमने पढ़ा था, लेकिन और पब्लिक कॉरपोरेशंस में भी हमने पढ़ा था, लेकिन उसमें हमने बाद में पढ़ा था कि रियलिटी में कम्प्लीटली ऑटोनॉमी इन ऑपरेशंस नहीं होता है। सेम चीज़ इसमें भी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। वैसे ये रूल्स क्रिएट कर सकते हैं इंटरनल मैनेजमेंट से, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो डिसीजन ले सकते हैं अपने। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस फिलहाल इसका फीचर है कि जो इसमें नहीं होता है। अब हम मेरिट्स पढ़ेंगे इसके। ईजी फॉर्मेशन है, कोई स्पेशल ऑर्डिनेंस एक्ट पास नहीं करना होता है, कुछ भी ऐसा नहीं करना होता है। बस जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जैसे डॉक्यूमेंट्स बना के हम गवर्नमेंट कंपनी को बिल्डअप कर सकते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट ही कर सकती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स नहीं कर सकते। बस डिफरेंस थोड़ा इतना यही है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन। ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन में क्या होता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होती है, तो बिजनेस जो है, मतलब कि गवर्नमेंट कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो अपने मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं, उनके पास फुल फ्रीडम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी का। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें क्या होता है कि रूल्स क्रिएट करना बिना किसी डिफ़िकल्टी के, मतलब जब वो चाहे रूल्स चेंज भी कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि उन्हें किसी की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन है, तो उन्हें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की को ध्यान में नहीं रखना होता है। वो जब चाहे जो चाहे डिसीजन ले सकते हैं और रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्विक डिसीजंस। ये फीचर जैसे आपने याद होगा कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में भी था, पब्लिक कॉरपोरेशन में भी था, क्योंकि इसमें ब्यूरोक्रेसी नहीं होती है, कोई रेड टेपिज्म नहीं होता है, पेपर वर्क नहीं होता है, तो उसकी वजह से डिसीजन लेना बहुत ईजी हो जाता है। तो बिना किसी डिले के हम डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट है ईजी फाइनेंसिंग। इनको गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी में। गवर्नमेंट कंपनी कोई भी हो सकती है, जैसे कोल की है या अलग अलग, मैंने आपको 7 एग्जांपल पीछे लास्ट पेज पे बताए थे। तो अगर ये पैसा इनको चाहिए और गवर्नमेंट के पास नहीं है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो ये डायरेक्टली पब्लिक से भी पैसा जनरेट कर सकती है। कैसे जनरेट कर सकती है? उनसे शेयर्स इशू करके या उनसे लोन्स लेके, लोन्स बोरो करके, बैंक से भी लोन ले सकती है ये। तो एक तरह से मतलब क्या होगा कि इनके पास फाइनेंसिंग के ऑप्शंस हो जाते हैं। गवर्नमेंट भी इनको पैसा देती है, और गवर्नमेंट अगर ना दे पाए या ये गवर्नमेंट से ना लेना चाहे, तो उस केस में पब्लिक से भी पैसा जनरेट ये कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स के लिए। फिर लास्ट पॉइंट है बेनिफिट ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन। जैसे कि मैंने को बताया कि गवर्नमेंट कंपनीज़ में कभी कभी होता है कि 51% शेयर गवर्नमेंट का होता है, और कभी कभी जो ऐसा होता है तो 49% जो होता है प्राइवेट सेक्टर का भी होता है। अगर उसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई पार्टिसिपेशन रहेगा, तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि थोड़ा एक सेंस ऑफ कम्पिटिटिवनेस आ जाएगी, सेंस ऑफ मोटिवेशन आएगा। तो उन केसेस में एक्सपर्टाइज जो होगी प्रोफेशनल मैनेजर्स की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, वो हेल्प करेगी इन गवर्नमेंट कंपनीज को ग्रो करने में और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने में कंज्यूमर्स को। अगर मान लो जैसे कि मैंने पढ़ा था कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में और पब्लिक कॉरपोरेशन में सेंस ऑफ कम्पिटिटिवनेस नहीं होती है, तो वो कभी भी कोई भी बिजनेस जो कर रहे हैं उसमें इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है। लेकिन इसमें अगर प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन होगा, तो वो एक्सपर्टाइजेशन के साथ काम करेंगे, तो उनकी कंपनी जो है, गवर्नमेंट कंपनी जो है, उसमें भी ग्रोथ आएगी, सोसाइटी में भी ग्रोथ आएगी, इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, और उसके साथ साथ ही उसके इन्वेस्टर्स भी ग्रो करेंगे गवर्नमेंट कंपनी के, जैसे गवर्नमेंट है और पब्लिक है। अब हम पढ़ेंगे इसे लिमिटेशन, जो 4 ही पॉइंट है इसमें। थोड़े बहुत आपको लग रहा है कि सेम से ही हैं जो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। पहला पॉइंट है इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। जैसे मैंने आपको बताया था कि पब्लिक कॉरपोरेशन में भी ये चीज़ थी कि फुल फ्रीडम नहीं होती है गवर्नमेंट कंपनीज़ में और पब्लिक कॉरपोरेशंस में।
कि इसमें थोड़ी बहुत जो होती है इंटरफेरेंस गवर्नमेंट की होती है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं गवर्नमेंट कंपनीज़ के, वो गवर्नमेंट ही चूज़ करती है, तो उनको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। तो इन दैट केस डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इंटरफेयर इन द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इट कैन बी दस सेड दैट दे डू नॉट हैव कंप्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गवर्नमेंट कंपनी है और मैं गवर्नमेंट का एक कोई मिनिस्टर हूँ, तो जैसा मैं चाहूँगा वैसा ही वो डायरेक्टर करेगा, अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकता, क्योंकि अगर वो अपनी मर्ज़ी चलाएगा तो मैं उसको चेंज कर दूँगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये ऐसा कहा जा सकता है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, जैसा मैं चाहूँगा वैसा ही उसे करना पड़ेगा। तो इसका एक लिमिटेशन है गवर्नमेंट कंपनीज़ का कि इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, उसके पास फुल फ्रीडम नहीं होती कि जब वो चाहे वो ऐसा नहीं कर सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नो कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज़। अब जैसे आपको पता ही है कि इंडिया की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, तो हर 5 साल में गवर्नमेंट बदल सकती है। तो जो भी गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी में आएगी तो वो अपनी पॉलिसीज़ को क्रिएट करेगी और अपनी पॉलिसीज़ चलाएगी। तो इससे क्या होता है कि जो पिछली पॉलिसीज़ जो चल रही थी वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, क्योंकि रिप्लेस हो रहा है चेयरमैन। क्योंकि जैसे बीजेपी का गवर्नमेंट आती है तो उनका चेयरमैन होगा, कांग्रेस आती है तो उनका चेयरमैन होगा, आप पार्टी आती है तो उनका चेयरमैन होगा। तो पार्टीज़ बदलने की वजह से चेयरमैन बदलते रहते हैं, सीनियर ऑफिसर्स गवर्नमेंट कंपनी से बदलते रहते हैं। और जैसे कि अलग कोई ऑफिसर आएगा तो वो कंपनी को अपने अकॉर्डिंग चलाएगा, उससे कि एम्स जो होंगे कंपनी के, मतलब जो उनका गोल होगा कंपनी का, वो चेंज हो जाएगा। कंपनी की पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशंस, स्ट्रेटजीज़, प्लान्स जो है सब कुछ टाइम के टाइम पे अकॉर्डिंग बदलते रहेंगे। तो उनकी ये एक लिमिटेशन है, क्योंकि एक कंपनी जो होती है ना वो 5 साल के लिए ये नहीं चलती है, वो 10 साल 15 साल का लेके चलते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स लेके ही शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए जाते हैं। अगर किसी कंपनी का लॉन्ग टर्म गोल ही नहीं है तो शॉर्ट टर्म गोल बनाना ईजी, मतलब कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि पॉलिसीज़ में कोई कंटिन्यूटी नहीं है, चेंज होते रहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ प्रोफेशनल एफिशिएंसी। प्रोफेशनल एफिशिएंसी बहुत बड़ी ज़रूरत होती है किसी भी कंपनी को रन करने के लिए, जो कि डायरेक्टर्स जो गवर्नमेंट जो नॉमिनेट करती है उसमें कई बार नहीं होता है। क्योंकि गवर्नमेंट मेनली, अगर ऐसे प्रैक्टिकली बात की जाए तो गवर्नमेंट उनको हायर करती है जो कि गवर्नमेंट की बातें मानते हैं। गवर्नमेंट के एक तरह से वो चापलूस कह सकते हैं उनको, चमचे कह सकते हैं उनको वैसे, लेकिन एग्जैक्टली ये लिखना नहीं है। लेकिन मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जिनको हायर करती है उनमें प्रोफिशेंसी कभी कभी नहीं मिलती है, जिससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनी बिकम्स ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन प्लेस ऑफ ए बिजनेस अंडरटेकिंग। मतलब वो बिजनेस अंडरटेकिंग की जगह पे गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट बन जाता है, जिसमें कि गवर्नमेंट की अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट का बिजनेस नहीं है, वो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट बन के रह जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही लोग उसमें काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ही काम कर रही है उसमें, जो गवर्नमेंट चाहेगी वही काम होगा उसमें। फिर लास्ट पॉइंट है फियर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी। अगर इन बिजनेसेस में कुछ लॉसेज हो रहे हैं तो इन गवर्नमेंट कंपनी से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जवाब देना पड़ेगा कि भाई ये जो लॉसेज हो रहे हैं किस वजह से हो रहे हैं। तो जो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो सीनियर ऑफिशियल्स होंगे गवर्नमेंट कंपनीज़ के, उन्हें डर लगता है रिस्की डिसीजन लेने में, क्योंकि अगर छोटी सी भी गलती हो गई और कंपनी को लॉस हो गया, वो लॉस जो होगा एक तरह से पूरे देश का लॉस माना जाएगा, और उस देश का जो रीज़न होगा, लॉस का जो रीज़न होगा, उन्हें पार्लियामेंट में पेश करना पड़ेगा, जिसके ऊपर काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म हो सकता है। और आपको पता ही है कि किसी के भी सामने कोई क्रिटिसिज्म की बात जब करता है तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, कोई भी नहीं चाहता कि उसका क्रिटिसिज्म हो। तो वो सिंपली सेफली चलना चाहेंगे कि भाई लॉस ना हो चाहे प्रॉफिट भी ना हो, बस ऐसे चलता रहे कंपनी, क्योंकि उनको सैलरी से मतलब है, उनको देश की ग्रोथ से मतलब नहीं होता है, गवर्नमेंट कंपनी की ग्रोथ से मतलब नहीं होता है, इकोनॉमी की ग्रोथ से मतलब नहीं होता है। तो उन्हें खाली ये रहता है कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से डर लगता है कि कोई कल की डेट में, कल के दिन, परसों के दिन में उन्हें पार्लियामेंट में से बेइज्जती करके बाहर ना निकाल दिया जाए कि भाई इसे कुछ नहीं आता है। हर एक को डर लगता है, तो वो सिर्फ सेफ डिसीजन लेता है, जिससे कि उनकी ग्रोथ जो होती है स्लो हो जाती है, कभी कभी ज़ीरो भी हो जाती है कि ग्रोथ होती ही नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली दिस कंपनीज रिमेन स्लो इन द डेवलपमेंट फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो रिस्की डिसीजंस नहीं ले रहे हैं। और ये आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं कि रिस्क का मतलब क्या होता है कि हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट एंड हायर द लॉसेज एंड लोअर द रिस्क लोअर द प्रॉफिट्स एंड लोअर द लॉसेज। मतलब कि अगर आप जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं प्रॉफिट के भी, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं लॉसेस के भी। लेकिन आप रिस्क डिसीजन ही नहीं लेना चाहते क्योंकि आपको डर लग रहा है कि आपका कोई क्रिटिसिज्म होगा फ्यूचर में पार्लियामेंट में,
तो कोई श्योरिटी नहीं कि आपका जो बिज़नेस है वो ग्रो कर पाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, गवर्नमेंट कंपनीज़, उनके फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। इसी के साथ में आपका पब्लिक सेक्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम वैसे ये जो बीच में एक पॉइंट है, इनके तीनों का डिफरेंसेस है, ये आप पढ़ सकते हैं, अपने आप ही पढ़ सकते हैं। सेम पॉइंट्स है जो मैं आपको करा भी चुका हूँ, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो फीचर्स हैं, फीचर्स के बेसिस पे इनके डिफरेंसेस बता रखे हैं। ये आपको खुद को ही पढ़ना है। फिर हम कल से कंटिन्यू करेंगे जॉइंट सेक्टर पे, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे आपको ये पता ही है कि ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, क्योंकि एमएनसीज हम इसमें बस खाली पढ़ेंगे। एमएनसीज का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनीज, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि जॉइंट वेंचर्स और पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये आपके सिलेबस से काट दिया गया है इस साल के लिए, तो ये आपको पढ़ना ही नहीं है। तो एमएनसीज जो है हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जो एक 2 पेज का होगा। शायद हम देखेंगे कि एक पेज 1 दिन लगाएं, 2 दिन लगाएं। वैसे मोस्ट लाइकली मैं आपका ये 1 दिन में कंप्लीट करा ही दूंगा। इसमें सिंपल ही है, फीचर्स हैं, मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं इसके, और इसके बाद आपका ये 3rd चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप अभी ये कंटिन्यू करें जो मैंने आपको बताया गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में, और इसके फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस कराए हैं। फिर हम कल करेंगे एमएनसीज के बारे में, और फिर हमारी परसों या उससे अगले दिन रहेगी, थर्सडे को कॉन्फ्रेंस कॉल रहेगी शाम को 4 बजे, जहाँ पे सभी को अवेलेबल रहना है, और जहाँ पे आपके डाउट सारे क्लियर कर दिए जाएंगे पहले 3 चैप्टर्स को मिला के, जो भी अभी तक आपका हुआ है। ठीक है, तो आप सारा स्टडी कर लें। वेडनेसडे को आपका ब्रेक रहेगा, थर्सडे को भी आपका ब्रेक रहेगा, थर्सडे को आपकी कॉन्फ्रेंस कॉल रहेगी। मतलब कि 2 दिन में आप चाहें तो पूरा कंप्लीट कर सकते हैं जितना भी, अभी अगर आपका थोड़ा भी रहता भी है तो। थर्सडे को आपकी 4 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल रहेगी, जिसमें सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, और नेक्स्ट अभी फ्राइडे से ही आपका 4th चैप्टर शुरू हो जाएगा। थैंक यू।